नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 40 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और इसके क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझेंगे। पाद हस्तासन, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ एवं नामकरण को ही समझ लेते हैं। पाद का अर्थ होता है यानी पाँव, हस्त का अर्थ होता है हाथ। इस आसन में दोनों हाथ पाँव के पार्श्व में स्थापित करके पृष्ठ भाग को ताना जाता है, इसलिए इसको पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। एक होता है बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, एक होता है खड़े होकर के भी हम इसे कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार है। पाद हस्तासन, पाँव हाथों के पास, पाँव हाथों की नहीं, हाथों के पास पाँव को रखना, वो पाद हस्तासन कहलाता है। इसका नाम संस्कृत में पाद हस्तासनम, हिंदी में हस्त आसन और अंग्रेजी में हैंड टू फुट पोज के नाम से जाना जाता है। आसन क्रम को आप समझें, कैसे ये करना है। सर्वप्रथम ताड़ासन में खड़े हो जाएं और हाथों की हथेलियों को जंघाओं के आगे स्पर्श करा लेना है। उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और भुजंगासन जैसे अपनी ऊपर की ओर ले जाएं और भुजाओं को कानों से स्पर्श करके रखें। रेचक श्वास छोड़ते हुए कमर से खिंचाव देते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पैरों के बगल यानी दाएं बाएं तरफ उनको स्थापित करें और हथेलियों को भूमि पर स्पर्श करा दें। इस तरह से आप चिपका के रखें। तत्पश्चात सिर को भी घुटनों में से स्पर्श करा दें। जितना संभव हो अपने माथे को, सिर को भूमि उसके घुटनों के स्पर्श करा के रखना है। इसके बाद कुछ देर इसी स्थिति में रुकें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस से ऊपर आपने लेकर आना है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, फिर ऊपर से नीचे। इस आसन के बाद शिथिल दंडासन में आप खड़े होकर के रक्त के प्रवाह को अनुभव करेंगे। शिथिल दंडासन का मतलब दोनों पाँव में थोड़ा अंतर लेना है, हाथों को कंधों को ढीला छोड़ना और विश्रामात्मक स्थिति में रहते हैं। कालावधि 10 से 30 सेकंड तक, अथवा साधक धीरे धीरे अभ्यास के साथ समयावधि को वो बढ़ा सकता है, उसके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। आसन आप देखिए, इस तरह से पूर्ण स्थिति में आपको रुकना, घुटने आपके सीधे रहें, पाँव आपका पीछे सीधा है और सिर आपका घुटनों के दोनों के बीचों बीच चिपका के रखना। हाथ भूमि पर स्पर्श रहें, पाँव के पंजे से अपने हाथों की उंगलियां आगे न निकले। प्रभाव, सबसे पहले शारीरिक प्रभाव इस आसन का, यकृत और प्लीहा सुदृढ़ यानी मजबूत बनता है। यकृत लीवर और आपका स्प्लीन सुदृढ़ बनता है। जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाती है भोजन की। कृमि विकार हैं आपके पेट में, कृमि कहते हैं कीड़ों को, आपके पेट में यदि कीड़े हैं तो वो भी इससे दूर भागते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। ये कब्ज, अजीर्ण तथा शुक्र दौर्बल्य को दूर करता है तथा उरो पीड़ा यानी साइटिका होने की संभावना को ये टालता है। पेट के अंदर कटी व नितंब प्रदेश की अतिरिक्त चर्बी को घटाकर शरीर में मृदुता और लघुता को विकसित करता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वृक्क यानी किडनी, मूत्र संस्थान और स्त्री व पुरुषों के प्रजनन से संबंधित
समस्त अवयवों को ये सुदृढ़ बनाता है, उनको ये मजबूती देता है। इसी के साथ साथ ये और भी प्रभाव छोड़ता है शरीर पर, जैसे ये शरीर का संधिवात आपके यानी जोड़ों के दर्द को समाप्त करके रोगियों को नवजीवन प्रदान करता है। अब जोड़ों के दर्द मतलब आपके ऐसा कमर दर्द ऐसा नहीं, उसी में ये नहीं करना, पर इतना ज़रूर है कि आपके शरीर में संधि गठिया जो टाइप में रहता है, अकड़न स्टिफनेस जिनको है, तो वो करने से मेरुदंड खूब खिंचाव में आता है, जिससे पूरा रक्त का प्रवाह उन अंगों को अच्छे से पहुंचता है, उनका जो कंपवात है, अकड़न है, वो कम होने लगती है। मज्जा तंतु के दोष समाप्त होते हैं। आपके मज्जा तंतु के अंदर दोष होते हैं, वो समाप्त क्यों? ये रीढ़ की हड्डी पूर्णतः खिंचाव में आती है और मेरुदंड के स्नायु तंत्रिका सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पैरों की जकड़न समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क पर रक्त का प्रवाह होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आगे झुकने से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। बालों का न झड़ना और मुखमंडल की कांति को बढ़ाता है ये अभ्यास। इसी के साथ मानसिक स्तर पर जो प्रभाव इसके हैं वह इस तरह से हैं, ये आवेग और उत्तेजनाओं को शांत करता है और स्मरण शक्ति को विकास करता है। नियमित अभ्यास से चित्त शांत होता है इसके। और आध्यात्मिक स्तर, ये हुए आपके मानसिक प्रभाव। इस आसन से प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में संचार होना प्रारंभ होता है। सुषुम्ना नाड़ी आप समझ रहे होंगे, ईड़ा पिंगला जब दोनों पूर्णतः जब समान अवस्था में जब चलती है, तब सुषुम्ना नाड़ी भी आपका प्रभावित होता है, जागृत होता है, और वो इससे संभव है और आत्मबोध कराने में वो सहायक होती है। इसलिए संधि काल ये बनता है, उसी को हम सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था मानते हैं। इन दोनों का अवस्था इससे प्रारंभ होती है। साधक नियमित अभ्यास से आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ये यदि करता है तो पश्चिम उत्तान आसन तो कुंडलिनी जागरण के लिए ही सिद्धिदायक के रूप में माना गया है। हठ योग ग्रंथों में कहा, नियमित यदि कोई 3 महीने तक यदि पश्चिम उत्तान आसन पाद हस्तासन का अभ्यास कर ले तो कुंडलिनी जागरण उसका निश्चित है, संभव है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देखिए। मांसपेशियों, ये इसका यही खासियत है इस आसन का कि वो आपकी एडी से लेकर के पूर्ण पीछे की पृष्ठ भाग उसको पूरा खिंचाव में लाता है, ये खिंचाव देता है। इसलिए आपके पाँव की चलने की क्षमता, पाँव की पिंडलियों की अकड़न, चाहे थाइस की है, आपके नितंब प्रदेश है, और यहाँ तक आपके पृष्ठ भाग का मेरुदंड का आसपास की सारी मांसपेशियाँ खिंचाव में आती है। हाथों की मांसपेशियाँ हैं, हाथों बाजुओं की मांसपेशियाँ हैं, ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं बचता जो इसमें खिंचाव में नहीं आता। सिर की पूरा लास्ट का अंतिम छोर जो है मेरुदंड का, जो जिसे हम ऊर्ध्व मस्तिष्क जो कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, वहाँ तक पूरा शरीर खिंचाव में आता है, एडी से चोटी तक समझ सकते हैं। इसलिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है, गुणी है, इसे हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ चक्रों पर प्रभाव देखें तो मूलाधार चक्र इससे जागृत होता है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है और सहस्रार चक्र है अंतिम। ये चारों चक्र जो हैं इससे जागृत होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इसके साथ साथ इनका ग्रंथियों पर भी प्रभाव विशेष है, वो है जनन ग्रंथि, जिन्हें हम गोनाड्स के नाम से जानते हैं। ये प्रभावित होती है और दोनों पुरुष और महिलाओं की अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड जो हैं, और साथ साथ क्लोम ग्रंथि, इन सब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रंथियों के स्थान निश्चित कर लें, समझें इनका कहाँ क्या उपयोग होता है और किन किन चक्रों से इनका क्या संबंध है, ये भी आप समझिए। और यदि बहुत आगे इस योग क्षेत्र में आगे जाना है तो इनको आप बारीकी से शरीर विज्ञान को भी समझने की कोशिश करें। आसन से पहले हम क्या क्या अभ्यास करें, किन का अभ्यास करें, क्या न करें, इसको भी आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हस्तोत्तान आसन व हस्तपादासन की क्रिया जो है, हाथ को ऊपर उठाना, फिर हाथ को आगे भूमि पर स्पर्श कराना, आगे पीछे, इसको क्रम से चलते चलते आपने करना है। तो इस तरह से आपने 10 बार करना।
नौकासन आपने करना है, भद्रासन में आपने बैठना है, और कटी संचालन क्रिया बीचों बीच खड़े होकर पाँव में अंतर लेके दाएं बाएं आपने ट्विस्टिंग जो हम करते हैं, इस तरह से ये अभ्यास आपने पहले कर लेने हैं, जिससे पाद हस्तासन की मुद्रा अच्छी बन सके। यहाँ जो दूसरे नंबर पर जो ये चित्र दिखाया गया, ये पाद हस्तासन का ही चित्र आ गया है इसमें, पर ध्यान रहे हमें इसमें गति अवस्था में दिखना है, ऊपर गया और नीचे आया, इसमें चलायमान होता है, जिससे कि आपका फोर बेंडिंग जो आप करते हैं वो अच्छे से खुल सके। चलिए आगे देखेंगे किस आसन के बाद, जो आसन करते हैं उसके बाद हमें क्या करना। अर्ध चक्रासन का अभ्यास आपको करना जरूरी होगा, क्योंकि आप आगे झुकें तो पीछे जाने वाले आसन हम इस आसन में करते हैं। वीरभद्रासन प्रकार एक का अभ्यास हम करेंगे, इससे भी हम थोड़ा पीछे जाएंगे। और कटी चक्रासन एक तरफा झुकाव दे या फिर दूसरी तरफ करना, और ताड़ आसन जिससे आपकी मेरुदंड में कहीं खिंचाव ना आए, इसलिए अपने पूरे शरीर को खिंचाव देकर खींच देना है। तो इस तरह से चारों प्रकार के जो अभ्यास हैं ये इस आसन के बाद जरूर करना है। सावधानियों में देखें, उच्च रक्तचाप जिनको है वह न करें, हृदय रोगियों को नहीं करना, चक्कर आने पर ग्रीवा कशेरुका, ठीक है, ग्रीवा कशेरुका वालों को, स्पॉन्डोलाइटिस वालों को नहीं करना, व्यक्तियों को अभ्यास नहीं करना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आगे झुकना उनको मना है जिनका कमर दर्द है, पृष्ठ सूल जिसे हम स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं, आंत्रवृद्धि हर्निया जिनको हो गया है, मेरुदंड से संबंधित कोई भी रोग क्यों ना हो, यहाँ तक पेट का अल्सर की जिनको शिकायत है वह आगे कृपया इसमें न झुकें, जिससे उनका स्वास्थ्य और अच्छा रहे। वो पीछे झुकने वाले अभ्यास कर सकते हैं सहज अवस्था में, और इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्रियां इस अभ्यास को न करें, वो आगे इसमें नहीं झुकेंगी। सावधानियां हुई, अब विशेष बातों को आप समझिए। नए जो अभ्यासी हैं, नूतन अभ्यासी, उनको क्या करना है, प्रारंभ में पाँव के अंगूठों को पकड़ कर ही रखें, खींचना नहीं है, सिर घुटनों से स्पर्श कराने की कोशिश करें, भूमि पर हाथ उनके नहीं लगेंगे, इसलिए घुटने पकड़ लें, पाँव की उंगलियां पकड़ लें, कुछ भी हाथ में आए उनको पकड़ लें, और पकड़ करके अपने घुटनों को खींचे सीधा करें। ये एक प्रारंभ अवस्था हो गई। फिर क्या करना, आसन करते समय झटके के साथ नहीं आना, नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है, कमर को खींच के रखना, बीचों बीच मोड़ना नहीं है। इतना विशेष बातें आप ध्यान रखिए। आगे इसी का हम वीडियो देखते हैं। अभी आप देखेंगे पाद हस्तासन का वीडियो। आपने इस तरह से पहले सामान्य स्थिति में आकर से और सम स्थिति में योग की खड़े हो जाना है। फिर यहीं से अपने हाथों को आगे से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर के आना। आप चाहें तो बीच में विराम ले सकते हैं, नहीं तो आप आगे और बढ़ते हुए श्वास को पूर्णतया ऊपर ले जा करके अपने शरीर को अच्छे से खींच लेना है, कमर को कस लेना है, और ऊपर की ओर तानते हुए आप फिर कमर को श्वास छोड़ते हुए, कमर को आगे पूर्णतया तानते हुए, खींचते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आप आगे की ओर आ रहे हैं। यहाँ आकर के रुक सकते हैं, अपने हाथों को बाजुओं के कानों से स्पर्श करा के रखें बाजुओं की, और भूमि पर स्पर्श करा करके दोनों हाथों को पाँव के तलवों के पास रख करके श्वास छोड़ते हुए पूर्णतया अपने फोरहेड को घुटनों के अंदर लगा दें। छाती आपकी थाइस के साथ चिपक जाती है अंतिम स्थिति में, और हाथ आपके दोनों भूमि पर पूर्णतया स्पर्श होकर रखना है। वापिस जब आए, धीरे धीरे गर्दन उठाया, हाथों को कानों के साथ स्पर्श कराया, श्वास भरते हुए देखते जाइए। इसी तरह से आपको वापिस आना है, और आते वक्त थोड़ा कठिनाई जरूर हो सकता है आपको, जाते वक्त आपको नहीं होगा, पर आना इसी तरह से है। चाहे आते वक्त आप थोड़ा सरलता से रिलैक्स होकर के आ सकते हैं। जिस क्रम से हम गए वैसे ही आप श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। जब हम ऊपर गए थे श्वास को भरते हुए गए थे, और फॉरवर्ड बेंडिंग आगे और झुके थे, हम श्वास को हमने छोड़ा था, ये बात ध्यान रखना है। और अंतिम में सामान्य सरल स्थिति में आकर के शिथिल दंडासन में आपको खड़े हो जाना है। पाद हस्तासन की कुछ विशेष बातों को आप देखिए।
और सबसे पहले जब हम पादहस्तासन करते हैं, एड़ी पंजों को मिला करके सम स्थिति में हम खड़े हो जाते हैं। सम स्थिति में बार बार जब हम सम स्थिति की बात करते हैं योगासन में, सम स्थिति में खड़े हों, सम स्थिति में खड़े हों, तो उसमें ध्यान रखना है अपने हाथों को दोनों को थाइस के पास स्पर्श कराना है। यहाँ विशेष ध्यान देना है, ये अक्सर हम ऊपर से सीधे खड़े हो जाते हैं, पाँव का ध्यान ही नहीं करते। पाँव में ध्यान ये देना, एड़ी पंजे आपकी पूर्णतया मिलाकर रखना, केवल और केवल एड़ियाँ नहीं मिलाना, पंजों को खोल के बैठ गए ऐसा नहीं करना, एड़ी और पंजों दोनों को एक साथ मिला के रखना। फिर आपके थाइस के साथ दोनों हाथों को इस तरह से चिपकाएं कि चिपक जाएं, कंधे ढीले, कमर गर्दन सीधी। ये है आपकी योगासन की समस्थिति। समस्थिति के बाद जैसे आप खड़े हैं, अब साइड से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आसन का क्रम कैसे जाना। यहीं से श्वास भरते हुए अपने हाथ ऊपर कर रखें, ये बिल्कुल कंधों के समान लेकर आएंगे, हथेलियां रुक नीचे हैं। जाने का आने का क्रम अलग अलग हो सकता है, कुछ एक हठाभ्यासी साइड से भी हाथों को एक साथ ऊपर लेके जाते हैं, कुछ सामने से हैं। ये सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे अलग अलग हो सकता है। जो मैंने अनुभव किया है इस क्रम से भी आप अच्छे से कर सकते हैं, पर जाना है जैसे भी जाएं श्वास के साथ जाएं। और दूसरा स्टेप, पूर्णतया श्वास को आपने भर लेना। पूर्णतया श्वास जब आप भरेंगे, हाथों को पूरा खींच देंगे, कमर को पूरा खींच देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, कमर को पूरा खींचा और पाँव में कहीं अंतर नहीं, पेट अंदर पिचक गया है, सीना फूला हुआ है। फिर दृष्टि सामने रखते हुए धीरे धीरे आगे जब आप झुके, यहाँ ध्यान दीजिए पूरा ये इक्वल फेस, मतलब एक भूमि समानांतर आपकी स्थिति बने। और दूसरा ध्यान रखना, घुटने न मुड़ें। यहाँ जब आगे का घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। और एक गलती ध्यान रखना, जितना संभव हो अपनी रीढ़ की हड्डी खींच के रखना, हाथों को कानों के स्पर्श करा के रखना। आपकी भुजाएं हैं, कानों के स्पर्श रहेंगे। और यहाँ भी हाथ सीधे दिखें, कोहनियाँ न मुड़ें। ये सब विशेष बातें हैं आपकी, जहाँ हमारी अक्सर गलतियाँ होती। इस क्रम से यदि आप आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका आसन अच्छे से जा रहा है। और फिर धीरे धीरे आप भूमि पर हाथों को स्पर्श कराना, क्योंकि आसन का नाम क्या है, पाद हस्तासन। पाद यानी आपके दोनों पाँव, और हस्त यानी हाथ। हाथों और पाँव को एक सीध में, यानी ये 20 की अंगुलियाँ, 20 अंगुलियाँ आपकी एक सीध में रहें, अलग अलग आगे पीछे ना हो। ये स्टेप थोड़ा सा देखिए ऐसा, और यहाँ तक हमने अपने घुटनों को नहीं मोड़ा। फिर इसके बाद स्थिति आती है पूर्ण की। पूर्णता के साथ जब बात करते हैं तो पूरे घुटने आपके सीधे, हाथों को देखिए, कोहनियाँ बिल्कुल पास में चिपकी रहे बाजुएं, और कमर आपका बिल्कुल सीधा जितना संभव हो, और गर्दन को आप अपने घुटनों के बीचों बीच लगा सकते हैं, फोरहेड को स्पर्श करा दीजिए। ये स्थिति पूर्ण की है और पाद हस्तासन की। और इसी क्रम के साथ हम धीरे धीरे जिस क्रम से गए वैसे आप वापस आ रहे हैं, और यहाँ दृष्टि वैसे वापस, और क्रम इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे गए थे। स्टेप इसलिए दिखाए जाते हैं, क्रमबद्धता आपको याद रहे, किस क्रम में हम गए और किस क्रम में हम वापस आ रहे हैं। और इसी के साथ जैसे ही हुआ आसन, आप वापस सीधे हों, अपनी स्थिति पर सीधे हो जाएं। और अंतिम में ये प्रारंभ से अंत तक आपने पूरा थ्योरी के साथ देखा, फिर आपने वीडियो देखा इसी का, और अंतिम में हम विशेष बातों को टिक मार्किंग के साथ कहाँ कहाँ गलती होती है, ये यदि जान लिया तो आप अच्छे योग्य प्रशिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। बहुत सारी हमारी वीडियो हो चुकी है, उनको अपने क्रम से देखते आ रहे हैं, और अभी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं आसनों में बारीकियों के साथ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।